हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग सीडीपी पढ़ रहे थे। सीडीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का बता रहे थे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है ना। उसका टेस्ट सीरीज आपको आज क्लास नंबर 4 है। देखते हैं उसके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कह रहा है कि जो संज्ञानात्मक क्रिया होता है उसके दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन? आपको विश्लेषण के लिए विश्लेषण किया जाता है, यानी अंतर बताया जाता है। विश्लेषण करना क्या? अंतर बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन है वर्णन करना। वर्णन करना क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पहचान करना, ये भी क्या होगा? नहीं होगा। अंतर करना, ये होगा, सी नंबर होगा, ठीक है ना। वर्गीकृत करना, ये वाला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश अति लोलू पाठक है। वह अपनी कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उससे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। क्या है ना कि राजेश क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अति मतलब लोलू पाठक बहुत पढ़ने के लिए जिज्ञासु है। अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त अपना कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अलावा उसके अलावा प्रायः पुस्तकालय जाता है। हमेशा क्या होता है? पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पे पुस्तकें पढ़ता है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। भोजन अवकाश जो टिफिन होता है ना, उसमें अपनी परियोजना कार्य को करता है और उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। वो सीखने का आनंद लेता नजर आता है, ठीक है ना। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। किसके रूप में बेहतर वर्णित किया जा सकता है? तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो इंटरनली मोटिवेटेड स्टूडेंट है, कि तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, मापन आधारित शिक्षार्थी है। तो क्या होगा? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। तथ्य वाला गलत, शिक्षक अभिप्रेरित गलत, मापन आधारित शिक्षार्थी गलत। राइट आंसर क्या होगा? कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? कह रहा है कि बच्चों को बिना टीके प्रकरण पे बात करना। बच्चों को बिना टीके प्रकरण पे बात करना सही है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना नहीं। बच्चों की भाषा को अमान्य नहीं करना है। बच्चों को जो अपनी भाषा होती है उसको मान्य करके चलना है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये जरूरी नहीं उसको प्रयोग करा है समर्थन, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। समर्थन करना ये सही है, तो निगेटिव नहीं होगा। कहा कि हमसे गलत पूछा था, निगेटिव पूछा था, तो निगेटिव का आंसर क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। कह रहा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में शिक्षक के समय शिक्षार्थी संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास नहीं, शिक्षक के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए शिक्षक के समय शिक्षार्थियों के संवेग नहीं, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, अलग अलग विद्यार्थियों के विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में क्या? स्पष्टता, ठीक है ना। वही सही है, समझ आपको योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों को यह बताने कि जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। दूसरा, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अपरिभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है,
ठीक है दोस्त। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सही कथन चूज करना है, ठीक है ना। पहला कह रहा है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। यहाँ पे बाधक की बात कर रहा है, तो बाधक नहीं होगा, विकास एक गलत हो जाएगा। फिर अगला है ऑप्शन, विकास और सीखना समाज संस्कृति से अप्रभावित। अप्रभावित क्या है, निगेटिव है, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, नहीं, एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते, ये भी क्या है, गलत है। राइट आंसर होगा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। दूसरा है समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसका यहाँ पे कई 50-50% नहीं रखता है आनुवंशिकता और वातावरण। समवयस्कों और पितृक जिनका सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, यही सही है, ठीक है ना, यही क्या है, सही है। ये आपको सी और डी गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, ये क्या है, गलत है। सही है कि नहीं होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सहज रुझान वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंड के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण है दोस्त, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन नहीं, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध नहीं, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नहीं, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक पीटी यानी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। कह रहा है कि एक पीटी टीचर है, वो अपने एक शिक्षार्थी के, शिक्षक क्रिकेट खिला रहे हैं, वो अपने शिक्षार्थी के क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग को सुधारना चाहते हैं। क्षेत्र रक्षण क्या होता है, फील्डिंग होता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। इसमें से कौन सा युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायक है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। चौथा ऑप्शन है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। फील्डिंग का जितना ज़्यादा ही अभ्यास करवाएंगे उतना ही क्या है, ठीक रहेगा फील्डिंग सीखने के लिए, ठीक है ना। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण, इससे कोई इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, ये भी गलत है। और क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। आप क्षेत्र रक्षण आप फील्डिंग करके प्रदर्शित कीजिए और विद्यार्थी अवलोकन करेंगे, उससे बेहतर है कि आप विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। एक स्थिति को, किसी एक परिस्थिति को अनेक दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से क्या कर सके, सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों पर एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। कह रहा है कि वह विभिन्न समूहों में एक ही स्थिति पर वाद विवाद कराने के अनेक ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। पहला तर्क संगत नहीं होगा।
आत्मसात होगा, निर्माण नहीं होगा और सक्रियकरण नहीं होगा। क्या होगा? आत्मसात करेंगे। परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। ठीक है ना, जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया। ठीक है ना, क्या कर लिया? समायोजित कर लिया। वो जो है सीमा जो है कर रहा है क्वेश्चन, सीता हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। अपने हाथ से दाल और चावल को खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है, यानी वो दाल और चावल को मिला के खाने लगती है, उसको समायोजित कर लेती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया? समायोजित कर लिया। अपने खाने में क्या किया? दाल और चावल को समायोजित कर लिया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ए नंबर अंगीकार नहीं होगा, अनुकूलित नहीं होगा और समुचित नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। वो कौन था? संदर्भक। ठीक है ना, अवयभूत नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा और आनुभाविक नहीं होगा। क्या होगा? संदर्भक होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत डैश पर बल देता है, बाल नहीं बल देता है। ठीक है ना, शिक्षार्थियों में अनुबंधिक कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत, जो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है, वो डैश पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल नहीं, सामान्य बुद्धि नहीं, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पे। किस पे? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। च ध्वनियां है, ये स्वनिम है। क्या है? स्वनिम है। ठीक है ना, ध्वनि के सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? स्वनिम बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वनिम। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को, क्लास में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। दूसरा, अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए, जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? लड़कों को जोखिम उठाते और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, सिर्फ यहाँ पे लड़कों की बात कर रहा है। तो कक्षा में क्या करना है? जेंडर रूढ़िवादिता से बचना है, तो लड़का वाला गलत हो जाएगा। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है ना, ये राइट है। एक साथ उसको अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। क्या है? लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता के प्रति आप क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, नहीं, ये गलत है। मान लीजिए कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की कह के आप सराहना कीजिएगा तो सिर्फ किसी एक को भी कर सकते हैं ना, अच्छी लड़की भी कीजिए, अच्छा लड़का भी कर रहे हैं, तो दोनों को बांट के चलना है, पार्टिकुलरली नहीं चलना है। ठीक है ना, सेपरेट चलना है। ठीक है, बांट के नहीं करना है। चलिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, ये नहीं कहना कि आप लड़की हो आप कुश्ती में भाग नहीं ले सकती हो, ये क्या है? गलत बात है। ठीक है दोस्त, ऐसा नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए। दूसरा, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। तीसरा, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। चौथा, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। पहला है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए नहीं, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए नहीं, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यह समझने के लिए क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी, यह समझने के लिए क्या शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य है कि अयोग्य है। इसके लिए आप किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता कर रहे हैं? विद्यार्थियों के लिए, कि कौन सा विद्यार्थी योग्य है कौन सा अयोग्य है। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। पहला ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सीखने। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। आपको ए तो डी होगा नहीं। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, ये नहीं है कि आप स्लो से जो बच्चा सीख रहा है, स्लो स्पीड से सीख रहा है, उसको दूसरे विद्यालय में आप ट्रांसफर कर दें, ये होगा नहीं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए संभव उपाय करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए नहीं। ठीक है, बाल केंद्रित पाठचर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ये होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पे आपको बल देता है। कह रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पे नहीं, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पे नहीं। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण नहीं। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। ठीक है ना, सीखने को किस प्रकार अवलोकन किया जाए, अवलोकित किया जाए, उसका रिकॉर्ड को और सुधारा जाए, इस पे क्या करता है, वो जोड़ देता है, बल देता है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, शिक्षण के साथ जो शिक्षण हो रहा है उसके साथ परीक्षाओं का सामंजस्य बैठाना, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। फिर कह रहा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये आपका आंसर पता चल गया होगा दोस्त आपको ऑप्शन पढ़ने के साथ ही। कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह नहीं, अगंभीर और लापरवाह नहीं बनाता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है, नहीं, ये भी गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करना क्या, निगेटिव है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। सीखने की जो तत्परता होती है किसके ओर संकेत करती है। चलिए पहला, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, नहीं। शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, नहीं। सीखने के सत्यातक और शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, नहीं, संतुष्ट करने नहीं। राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, फिर मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। सीखने की जो तत्परता होती है वो किसकी ओर संकेत करती है, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, नहीं। शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, ये भी नहीं होगा। सीखने के सत्यात्मक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, तो सी होगा। डी में कह रहा है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। कह रहा है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। कह रहा है पहला, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ये क्या है, गलत। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, वो गाना उचित नहीं है। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, ये भी क्या है, गलत। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। हाँ, शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये सही लग रहा है, सबसे उचित लग रहा है। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, ये कोई उचित थोड़े है कि अगर मोहन मान लीजिए कि शारीरिक विकलांग है, उसको आप कह रहे हैं कि आप खेल मैदान में जाने के लिए बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते। वो खेल मैदान में जाके भी वैसा कोई खेल नहीं खेल सकता, ठीक है, जिससे शारीरिक विकलांगता है उसको, ठीक है। तो उसके लिए सबसे उचित क्या है कहना शिक्षक के लिए कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, किसके हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न,
व्यवहारगत विघ्न। ठीक है, कह रहा है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न हो सकते हैं। किसके? सांस्कृतिक कारक। किसके? सांस्कृतिक कारक। सेरेब्रल डिस्फंक्शन नहीं होगा, संवेगात्मक विघ्न नहीं होगा, व्यवहारगत विघ्न नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? सांस्कृतिक कारक। ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक समावेशी विद्यालय, एक समावेशी विद्यालय है, कह रहा है कि शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। एक समावेशी उसकी नियोग्यता के अनुसार उसके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। दूसरा, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। तीसरा, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे पहला, एक समावेशी विद्यालय क्या होता है? शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना। नहीं, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ये सही है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह नहीं करना है, उसकी परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए क्या होता है? प्रतिबद्ध होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। क्या है? गलत है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। ये भी क्या है? गलत है। तो राइट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? यहाँ पे 22 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपने। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को पहला, अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। नेगेटिव वाला तो गलत है, अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। कह रहा है कि उसको ऐसे सहयोग की जरूरत होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा क्या उसको उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही सही है। कह रहा है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। नहीं, शिक्षक के बिना नहीं कर सकते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं। ये भी नहीं है कि अन्य शिक्षार्थियों के मॉडल बन जाए। ठीक है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक है ना, विद्यालय में सबके लिए इक्वल लेके चला जाता है, उनको आवश्यकता होती है कि उससे और अच्छा मिले और बेहतर मिले। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के कारक प्रतिभाशाली होती है। मनोसामाजिक कारक सही है, अनुमानसिक रचना ये भी सही है, वातावरणीय अभिप्रेरणा वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी ए और बी सही है, तो डी ऑप्शन होगा, ए और बी। तो ए और बी प्रॉपर अकेले सही नहीं, अकेले अकेले है। ठीक है ना, तो अकेले अकेले दोनों ऑप्शन का दिया है डी में, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? कह रहा है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ठीक है, पहला कह रहा है कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है। दूसरा, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप में सुनना, निष्क्रिय नहीं सक्रिय। ठीक है, निरंतर गृह कार्य देते रहना नहीं, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। जो गतिक कौशल होता है उसमें अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? चलिए, डिस्फ्रेजिया नहीं कहलाती है दोस्त, डिस्प्रेक्सिया, हाँ डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। डिस्कैलकुलिया नहीं कहलाती है, डिसलेक्सिया भी नहीं कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम निर्योग्यता क्या है? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि ये कार्य पद्धति की हानि करे। कह रहा है अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक ये बदलते रहता है। अधिगम निर्योग्यता क्या बदलते रहता है? यानी चर वाला है, यह चर अवस्था है। क्या है? यह चर अवस्था है। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए मजा आ रहा है, मजेदार सेशन चल रहा है हम लोग का। डेली 30 क्वेश्चन का हम सेट लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण। किसके अतिरिक्त? निम्नलिखित समस्या समाधान के परिणामों की आशा करना। ये समस्या समाधान के चरण नहीं है, ये अंतिम है। आशा, समस्या को पहचानना ये चरण है, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना ये भी चरण है, संभावित युक्तियों की खोजना ये भी चरण है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, परिणामों की आशा करना।
आप ये समस्या समाधान के चरण नहीं है, परिणाम की आशा करना, रिजल्ट की आप आशा करते हैं कि रिजल्ट ये होगा, ये समस्या समाधान के चरण नहीं है, ये सीधे रिजल्ट की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? व्याख्या पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। व्याख्या पर नहीं होगा, व्याख्या गलत है, निगेटिव है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। गंभीर टिप्पणी ये भी क्या है? गलत है। शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, एक भी गलत है। यहाँ पे एक ऑप्शन छूटा है, डी नंबर ऑप्शन नहीं पता, ये तो तीनों गलत है। ठीक है ना। डी नंबर टाइपराइटर ने छोड़ दिया है, उसकी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डी नंबर ही ऑप्शन होगा, काहे कि इसमें तो ये नहीं होगा। व्याख्या पर अधिक ध्यान देना चाहिए, नहीं होगा, व्याख्या निगेटिव है। उसके बाद कर रहा है शिक्षार्थियों द्वारा त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में, त्रुटि से ही बच्चा सीखता है, त्रुटि भयंकर भूल नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने में कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भी क्या? निगेटिव है। ये तीनों दिख गया आंसर, तो हो सकता है कि चौथा जो ऑप्शन है दोस्त पॉजिटिव हो। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो चौथा आप उससे पकड़ लीजिएगा। ठीक है, चौथा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिला होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है, कह रहा है कि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। सीमा चाहती है कि उसको परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त हो। ठीक है ना। जब वो परीक्षा भवन में दाखिल होती है, जब वो परीक्षा भवन में जाती है, एंट्री करती है, तो परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, वो खूब ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत, यानी सीधे लाइन में कही तो बहुत वो घबरा जाती है, नर्वस हो जाती है, वो उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? चलिए, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं हो, शायद वह इस परीक्षा के बारे में अधिक सोचती हो, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और स्वभाव में बहुत कठोर हो। देखिए, इसका आंसर होगा ए नंबर। काहे कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं करती है, अचानक संवेगात्मक आवेग आ गया उसका सामना, काहे कि उसकी A+ की लाने चाहती है तो शायद वो इस परीक्षा के बारे में अधिक सोचेगी वो नहीं, शायद वो अपनी तैयारी के बारे में आत्मविश्वास नहीं हो, विश्वास होगा। A+ ग्रेड लाने की बात करिए तो विश्वास से लवरेज है तब ना कह रही है। यहाँ पे कह रहा है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वो उसकी कक्षा अध्यापिका हो, कक्षा अध्यापिका होती तो इतना घबराती ही नहीं, जितना भी कठोर हो कक्षा अध्यापिका से घबराती ही नहीं। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ए नंबर, शायद वो अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए, मेरा 30 क्वेश्चन का आज का सेशन समाप्त हुआ। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।